नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम LTTS के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 35% ऊपर है, एबिटा 29% ऊपर है और ओवरऑल आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि सेल्स तो 22% ऊपर है लेकिन नेट प्रॉफिट 35% ऊपर है, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो Q4 के नंबर्स तो हमें अच्छे नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, कंपनी अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन 27.1%, टेलीकॉम और हाईटेक 18.2%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट 17.2%, प्रोसेस इंडस्ट्री 13.8%, प्लांट इंजीनियरिंग 13.2%, मेडिकल डिवाइसेस 10.5%। तो अच्छे खासे वर्टिकल्स में इनका एक्सपोजर दिखाई पड़ता है। क्लाइंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो $1 मिलियन से ज़्यादा वाले 39.8% है, $10 मिलियन से ज़्यादा वाले 6.7%, $5 मिलियन वाले 14.3% और अदर्स है 36.9%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका से 62.9% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 16.7%, इंडिया से 13%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7.4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 23% है, ROC 29% है, अपने एवरेज से स्लाइटली नीचे है लेकिन ओवरऑल अब भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.5% है, आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट नजर आता है, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73.9% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.5%, अदर DII 1%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 14%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 24 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 33% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 134% का अपसाइड है। कुछ पुराने टारगेट्स रहते हैं, 7,000 का टारगेट दिया था जब स्टॉक चला था, 5,000 6,000, उस हिसाब से इतना दूर नहीं था, लेकिन स्टॉक नीचे आ गया, इसलिए ये अपसाइड परसेंटेज अभी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मीडियन भी 46% का अपसाइड है। लोअर साइड पे 3% की गिरावट बताई जा रही है, मतलब जो यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट सोच रहे थे कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, ऑलमोस्ट उतनी गिरावट तो हो ही चुकी है। 3% अभी बाकी है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये पहुँच गया, यही समझना चाहिए। एग्जैक्ट प्राइस नहीं देखना चाहिए, 4-5% का तो यहाँ पर स्पेस हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एनालिस्ट के हिसाब से जितनी गिरावट होनी चाहिए थी वो गिरावट ऑलरेडी मेजॉरिटी यहाँ पर हो चुकी है। 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 34 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन देखिए बहुत सस्ता नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रॉफिट भी बढ़ा और स्टॉक आधा हो गया, तो इसका जो महंगा वैल्यूएशन था वो आपको सस्ता होता हुआ नजर आता है, कंपेरेटिवली सस्ता हो चुका है। अब भी मेरे हिसाब से प्रीमियम तो है, 34 की जगह पर अगर ये 30 के नीचे आ जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और कंटिन्यूअस गिरावट स्टॉक में दिखाई पड़ती है। कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी स्टॉक में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है और फिलहाल भी आप देख सकते हैं आज भी हमें गिरावट ही देखने को मिली है और लोअर साइड पे बार बार ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीचे के लेवल्स हमें बार बार टेस्ट होते हुए नजर आते हैं। गिरावट हुई, थोड़ी तेजी आई, फिर से गिरावट हुई, फिर से यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, आज फिर से गिरावट हुई है। तो ये लेवल्स बार बार टेस्ट हो रहे हैं, इसके नीचे जाता है तो ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है। डेली RSI 34.63 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस गिरावट दिखाई पड़ती है। लास्ट 3 हफ्ते से आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है और उसके पहले भी आपको शार्प सेल ऑफ ऑलरेडी देखने को मिला ही है। वीकली RSI 30 के नीचे चला गया है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, लास्ट 3 महीने से गिरावट हो रही है। ये महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर गिरावट हमें काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आती है। मंथली RSI 47 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें 3000 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आता है, क्योंकि ये रैली देखने को मिली, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, टाइम करेक्शन हुआ, उसके बाद आपको एक शानदार रैली देखने को मिली। अब वहाँ पर ये स्टॉक आता हुआ नज़र आता है, तो इस हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस 3350 के आसपास का लेवल है, यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। वीकली चार्ट पर एक बार देखते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे गिरावट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा इसने टाइम स्पेंड किया, फिर से ब्रेकडाउन हुआ, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ता है। डेली चार्ट पे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां पर बेस बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक वापस नीचे आ गया है, तो 3350 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जो काम करना है इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रख के ही काम करना है। यहां पर जो एक गैप क्रिएट हुआ था वो गैप भी हमें फिल होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, दोनों के लिए अभी अवॉइड करना है। जब तक ये स्टॉक अभी 3350 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड काफी ज्यादा वीक चल रहा है। अभी ट्रेंड को थोड़ा सा साइडवेज होने में भी टाइम निकल जाएगा, एक आध 2 महीने। तो आपको यहां पर जो मूविंग एवरेजेस फुल ऑन यहां पर आपको नीचे आते हुए नजर आते हैं, उसको थोड़ा सा साइडवेज होने में टाइम होगा और अप ट्रेंड आने में भी आपको टाइम लग सकता है। इसलिए यहां पर पोजिशनल ट्रेड के लिए ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है। LTTS में यहां पर आप निवेश करना चाहें तो एक अच्छा मौका मुझे नजर आता है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे आ चुका है और वैल्यूएशन इतने ज़्यादा महंगे नहीं है जितने पहला महंगा था। सस्ता अभी भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत महंगे नहीं है। और ऊपर से इसका रिजल्ट अच्छा आया है, Q4 के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। 2950 से 3000 ये एक अच्छा जोन है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से खराब नहीं है। लेवल्स का ध्यान कब रखना पड़ता है, ये तेज़ी आ रही है, ये स्टॉक इतना ऊपर गया, तब देखना चाहिए कि ये सपोर्ट है तो यहाँ पर खरीदना चाहिए, फिर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी 50% गिर जाता है तब आप 3000 पे खरीदो या फिर 3300 पे भी खरीदो, इससे ज़्यादा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस है, लेकिन ट्रेंड वीक है। इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो तेज़ी आई थी यहाँ आप खरीदेंगे और वो तेज़ी देखने को मिलेगी, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर आप यहाँ पर एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आपको फिलहाल खरीदना चाहिए, या फिर वेट कीजिए, जब भी टेक्निकल स्ट्रांग होते हैं आप वापस एंटर हो सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी डिसेंट, स्लाइटली प्रीमियम है। ये मैं यहाँ पर मैंने डिसेंट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम आपको नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, FII-DII का स्टेक भी कम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी बियरिश हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।